नुमाइंदा आपके सामने, अगर आप चाहते हैं कुछ सवाल करना कि आगे ये क्या करने वाले हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं एजुकेशन के ताल्लुक से एजुकेशन के मुताल्लिक आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। हाई स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में काम करने वाले टीचर, नॉन टीचिंग स्टाफ के लोग, इनके बहुत ढेर सारे मसाइल हैं जो हल चाहते हैं। सबसे बड़ा मसला हमारा जो है जूनी पेंशन का है, और दूसरा जो मसला है वो ग्रांट का है। शासन 20 और 40% डिक्लेयर करती है, मगर वो देने से कोताही बरतती है। हमारा नुमाइंदा, हमारी संगठन के नुमाइंदे ने इन मसाइल को हल करने के लिए साइकिल पर जो आपका निशान है, दिल्ली से बॉम्बे से लेके दिल्ली, नागपुर से लेके बॉम्बे का सफर किया, मगर यहाँ के एमएलए ने आज तक हमसे कोई गुफ्तगू नहीं की। आपसे मैं इस मसाइल पर आपकी पेशरफ्त जानना चाहता हूँ। अगर आपकी पेशरफ्त इसमें है तो मैं सारे शहर में कॉर्नर मीटिंगें लेकर के हमारे टीचर के लोगों को आपकी पेशरफ्त के बारे में बोलूंगा। यही मुझे जानना है कि भाई जी मेरे जो मसले हैं वो दो मसाइल। एक तो जूनी पेंशन जो कि गवर्नमेंट ने 1/11/2005 के बाद बंद कर रखी है, जिससे टीचरों के गुजर बसर के मसाइल पैदा हो रहे हैं। दूसरा मसला ग्रांट का है जो 20 और 40% का है। शासन इन मसाइल को हल नहीं करती। आपकी पेशरफ्त जानना चाहता हूँ। आज के एमएलए ने इस मसले पर आज तक के हमसे कोई गुफ्तगू नहीं की, जबकि हम शहर से दूसरे एमएलए का दरवाजा खटखटाया। आपकी पेशरफ्त अगर अच्छी है, सारे शहर में घूम घूम करके आपने दो बातें कही। एक जूनी पेंशन योजना जो खत्म हो गई है उसके लिए, और दूसरा आपका सवाल ये था कि जो नॉन ग्रांटेड टीचर हैं उनको हर साल जो 20% ग्रांट आनी चाहिए वो नहीं आ रही है, और मुसलसल कोशिश करने के बावजूद वो नहीं आ रही। देखो इसकी दो वजह। एक तो ये वजह है कि यहाँ जो ये पूरा मामला स्टेट गवर्नमेंट का है। मैं खुद 2 स्कूल की सेक्रेटरी हूँ, अंजुमन तालीम जमूर और टीएम स्कूल की। मैं खुद इस तकलीफ से गुजर रही। पहली बात तो ये कि हमारी जो इंडिया अलायंस है उन्होंने इस बात का वादा किया है कि वो हुकूमत में आने के बाद और जूनी पेंशन योजना दोबारा लगाएंगे। आप हमारा मैनिफेस्टो पढ़ लो। दूसरा एक बात उसमें यह भी थी कि जो नॉन टीचिंग स्टाफ है और टीचिंग स्टाफ है, इनके लिए जो परसेंटेज वाइज ग्रांट आती है वो नहीं आ रही है। हमारे मैनिफेस्टो में ये भी लिखा है कि जो 5 साल की मियाद के बाद 20% शुरू करते हैं वो खत्म करके 1 साल के बाद से 20% लगाएंगे। ये वादा मैनिफेस्टो में मालेगांव की जो बच्चियां मालेगांव से चांदौड़ की कॉलेज में हॉट डॉग जो करती है, उनके लिए मालेगांव में क्या। और दूसरी चीज, हम नदी के उस पार जब जाते हैं तो हमें लगता है कि हम कहीं बाहर आ गए, तो ऐसा डेवलप मालेगांव में होगा क्या। पहली बात तो ये है कि मालेगांव शहर की जो बच्चियां चांदौड़ में अप डाउन करती हैं, आप उनका पूछ रहे हो। हमारे शहर में साथी निहाल अहमद साहब के बाद किसी ने स्कूल तो जाने दो, एक आंगनवाड़ी भी किसी एमएलए ने नहीं खोली। मैं बता रही हूँ कि साथी निहाल अहमद साहब ने जमूर स्कूल लाई है, जूनियर कॉलेज। साथी निहाल अहमद साहब ने टीएम स्कूल और जूनियर कॉलेज लाई, उसके बाद फार्मेसी कॉलेज लाई। इसके अलावा चाहे वो जेडी स्कूल हो, चाहे निशात स्कूल हो, चाहे सना स्कूल हो, सबके लिए निहाल अहमद साहब ने कोशिश की। और
उसके बाद से किसी एमएलए ने ये कोशिश नहीं की कि मालेगांव शहर में कोई स्कूल आए। अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो आप मुझे मालूम है कि जानवर जाने वाले लोग ज्यादातर BHMS करने वाले होते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी कि उनकी बस चालू करवा दूंगी, उनकी हिफाजत का ख्याल रखूंगी। मैं ये कोशिश करूंगी कि मालेगांव शहर में भी BOMS BHMS सरकारी कॉलेज आए ताकि लड़कियां अपने शहर में रहकर ही एजुकेशन हासिल कर लें। दूसरी बात, आपने ये कहा था कि नदी के उस पार जो डेवलपमेंट है वो हमारे यहाँ क्यों नहीं। उसकी वजह ये है कि मालेगांव शहर का जो मशरकी हिस्सा वो है हम 70% टैक्स भरते हैं कारपोरेशन को, और शहर का मगरबी हिस्सा जो डेवलप दिखाई देता है वो 30% भरता है। जब 2002 में साथी निहाल अहमद साहब मेयर बने तो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी, जितना टैक्स उतना काम। तो मालेगांव शहर के मशरकी हिस्से में 70% काम हुए थे और उस तरफ 30%। लेकिन जो लोग उनके बाद आए वो मुसलसल दादा भूसे और उस इलाके के लोगों की कठपुतली बने रहे, मुर्गे बने रहे, और वो लोग अपने यहाँ के फंड को उस तरफ ले जाके इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपसे वादा करती हूँ, आपने अगर हमको वापस इस बारे में रहनुमाई की और मौका दिया तो याद रखो, जितना टैक्स उतना काम हम करवाएंगे, ये हमारी ताकत है। हेलो, तलवाड़ा डैम को जो पानी बेच डाले हैं वो वापस आप लाओगे क्या? और जो हर साल 5% पानी की पट्टी बिल बढ़ रही है वो वापस लाओगे, खत्म करवाओगे क्या? देखिए, इससे पहले भी ये सवाल आया था। तलवाड़ा डैम जो है वो हमारी मिल्कियत है, मालेगांव कारपोरेशन की खुद की मिल्कियत। इसमें हमको कोई भाड़ा नहीं देना पड़ता। और आपको बता दूं, 2003 में साथी निहाल अहमद साहब जब मेयर थे, उन्होंने उस डैम की वसत बढ़ाने के लिए इलाके के आसपास का जगह खरीदी थी ताकि उसका साठा बढ़ जाए, उसका हजम बढ़ जाए। और उसके लिए हम कोशिश करते आए कि वहां से हम ज्यादा पानी लें। वहां से जो हम पानी लेते हैं वो नेचुरल ढलान से बह के आता है। उसके लिए गिरना डैम के पानी के लिए पावर से तुमको इलेक्ट्रिसिटी से पंपिंग करनी पड़ती है, जिसपे करोड़ों रुपया खर्च आता है, और डैम का हमको किराया देना पड़ता है। लेकिन यहाँ हमारा खुद का डैम है, जो पानी पंपिंग के लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगती, लेकिन मुसलसल वो जो फिरका परस्त है उस डैम पे नजर लगा के रखें। और हम लोग साथी बुलंद इकबाल के वक्त से 65 लेटर दे के रखे हैं, जिसको हमने उस वहां पर जो लोग पाइप लगाते थे वो निकलवा लेते थे। लेकिन जब अवामी दबाव खत्म हुआ और ये कलेक्टर के ऑफिस में मामला हुआ तो मुफ्ती साहब इस मीटिंग में गैर हाजिर रहे और हमारा पानी वहां चला गया। कारपोरेशन में वो पानी को हम वापस ला सकते हैं, न सिर्फ वापस ला सकते हैं बल्कि वो डैम का हजम बढ़ाकर, उसकी ऊंचाई बढ़ाकर, जहां हम यहाँ से पानी ज्यादा ले रहे हैं गिरना डैम से, वो कम कर लेंगे तो खुद ब खुद हमारा खर्च कम हो जाएगा और 5% जो नलपट्टी है वो नहीं बढ़ेगी। मेरा सवाल ये है, एजुकेशन लाइन से प्राइमरी का जो निजाम है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, उसमें क्या सहूलत देंगे मालेगांव की आवाम को आप? मालेगांव शहर में जो प्राइमरी इमारतें हैं, जो जगह है, मैं इससे पहले भी बताई कि वो 2 चीजों के लिए इस्तेमाल हो रही है। या तो नशे जुए का अड्डा हो जाती है, या तो वहाँ पे दुकानें गाले बना के भाड़ा खाते। अगर आज जो है वो हुकूमत की एजुकेशनल पॉलिसीज ऐसी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट स्कूल बनाने के लिए कारपोरेशन को पैसा देती है। अगर हम कोशिश करें जिस तरह रईस शेख ने कोशिश की, उन्होंने पूरी इमारत तोड़ के नई स्कूल बनवाई जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से फंड मिला, और वो फंड से हम जो हमारी 1ली से लेके 7वीं तक का निजाम है उसको 1ली से लेके 10वीं तक करवा देंगे। अगर वहाँ हिफाजत होगी तो हमारी स्कूल वैसे ही चलेगी जैसे पहले चलती थी और पहले चला करती थी। मेरा सवाल जो है मालेगांव शहर की सेहत के मुताबिक है। मैं आज के दवाखाने से होकर आया हूँ, 3 दिन से लगातार जा रहा हूँ, मैं वहाँ पर देख रहा हूँ। मैं वहाँ तो सरकारी हॉस्पिटल से मायूस होकर सरफराज हजरात प्राइवेट हॉस्पिटल में आ रहे हैं,
मैं आज बल्कि उनके चेहरे पर वो उदासी और मायूसी भी देखा कि उनके जेब में पैसा भी नहीं है और वो लोग उन लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग सरकारी अस्पताल में मतलब आप लोग का इलाज यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ पर जो है तो टीम की कमी है, डॉक्टर तो वक्त पर नहीं आ रहे हैं वहाँ पर, और छोटे छोटे बच्चों को लेकर के मैं दवाखाने का नाम तो नहीं बताऊंगा, मुशौरा चौक में इतनी ज्यादा भीड़ लगी है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर परेशान जो माए बहने हैं जिनकी जेब खाली है और अपने बच्चों को लेकर बेहाल बेरोजगार इधर से उधर हॉस्पिटल भटक रहे हैं, तो मैं आप लोगों से यही सवाल करना चाहूंगा कि ये इस तरीके से जो सरपरस्तों की मजबूरी है अपने बच्चों को लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल में भटकना, जेब में पैसे का ना होना, तो सरकारी हॉस्पिटल इतना बड़ा बन करके पड़ा हुआ है, तो इसमें ऐसी कौन सी आप लोग सहूलतें लेकर आएंगे कि जिससे शहर के आवाम जो है गरीब आवाम का फायदा हो सके और उन लोगों को इस तरह से दर बदर भटकना न पड़े। देखो, मैं हमेशा से बोलता था कि जो लोग इख्तियार में हैं वो मौजूदा एमएलए हो या साबिक एमएलए के खानदान के लोग। जब कोरोना का पीरियड चल रहा था पूरे दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था, आप लोगों को ध्यान होगा उस वक्त जो सेंटर बनते जा रहे थे, जीवन हॉस्पिटल, मंसूरा, ये सारे सेंटर बनते जा रहे थे। उस वक्त हम लोग मुसलसल बोल रहे थे, एमएलए साहब को भी कारपोरेशन में ही बोल रहे थे, मैं तो खुद मुफ्ती साहब को कई बार बोला कि आप जो फंड दे रहे हो वो वाडिया और अली अकबर में दो। अगर वहाँ पर सिटी स्कैन मशीन और दूसरे वेंटिलेटर ये सब अगर वहाँ पर दस्तयाब कर देंगे तो कोरोना के बाद भी वो हमको काम आएगा। मगर सिर्फ बदनवानी की नीयत से सिविल हॉस्पिटल में दिया गया मास्क लगा लिया जाए, सैनिटाइजर, जबकि मालेगांव शहर में उसकी जरूरत खत्म हो चुकी थी। हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जो हॉस्पिटल आज वाडिया और अली अकबर हैं, ये हारून अंसारी वो तो चल रहा है, ये दो काम कारपोरेशन की तरफ से काम जारी है। यहाँ पर जो जो लवाजमात लगते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट से भी मंजूर हो और कारपोरेशन से भी मंजूर हो, ताकि लोग इन दवाखानों में ही गरीब लोग अपना इलाज कर सके। ये हम लोग कोशिश करेंगे। मैं जो बोलता हूँ कि प्लानिंग नहीं है, अगर कोरोना के वक्त ये ध्यान देते, अगर पलंग और ये आज पूरा शहर वालों से मैं पूछता हूँ, कोरोना के वक्त तो करोड़ों रुपया अगर खर्च किया गया, आज एक भी मशीन क्यों नहीं है? उसकी सिर्फ वजह यह है कि सिर्फ बदनवानी करने की नीयत से उस वक्त कोरोना के पीरियड में काम किया गया। अगर उस पीरियड में ईमानदारी से, जब इतनी बीमारी का वक्त चल रहा था, अगर ये सारी मशीनें दस्तयाब कर देते तो आज हमको उसकी जरूरत नहीं पड़ती। साहिबा से मेरे सवाल है कि जो सरकारी दफातर और बैंक उस साइड गए वो वापस कैसे आएंगे? और मुस्तकिम भाई ने एक बात बोली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सूद समेत कैसे वसूलेंगे? तो किस तरीके से वसूलेंगे? अगर जहां साहिबा एमएलए बन जाती है तो सूद समेत कैसे वसूलेंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, मालेगांव शहर की बड़ी आबादी जो है, 70% आबादी जो है वो शहर की आबादी, वो हमारा मशरकी हिस्सा है। यहाँ आप देखेंगे कि बैंक की जरूरत जो है वो बैंक में आना जाना, नकलो हमल हमारे यहाँ के व्यापारियों का, हमारे यहाँ के कारखानेदारों का रहता है। इसके बावजूद यहाँ विकल्प भी मालेगांव के कैंट संगमेश्वर से ज्यादा मालेगांव में, तो इसलिए आरटीओ की ऑफिस भी हमको चाहिए थी, बैंक भी हमको चाहिए थी, लेकिन ये सारे धीरे धीरे उस तरफ लेकर चले गए उनकी सहूलत के लिए। हमारा ये बोलना है कि कानून ऐसा है कि जहाँ जो आबादी ज्यादा इस्तेमाल करती है, जहाँ लोक संख्या ज्यादा है शहरी, वहाँ पे ऑफिस बनना चाहिए। मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि आप लोगों ने मेरे साथ दिया तो आरटीओ की ऑफिस, उसके बाद बैंक और दूसरे दफातर जो हमारे गए हैं वो वापस भी आएंगे, और सूद समेत इसलिए बोल रहे हैं कि तादाद में ज्यादा वापस आएंगे, ये वादा करती हूँ आपको। और सूद समेत बोलने की वजह मैं बता दूं कि एक ही धरना दिए थे शिवाजी मुजस्समे के पास, पूरा शहर देखा कि एक ही धरना दिए थे दोपहर में 3 बजे। हिंदू तंजीमें आकर वहां बोली कि आके बताए, हम आके भी बताए, धरना दिए। रात में नासिक सिविल हॉस्पिटल
कि डॉक्टर को आके ये बोलना पड़ा कि सारा स्टॉप और सारी यूनिट जो हमने इधर ट्रांसफर किए हम उस तरफ लेके जा रहे हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये हमारा ही दबदबा है, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा और दबदबे से ही उस समय तो वापस लाएंगे। बस आखिरी सवाल किसी को पूछना है पूछ लो, वक्त खत्म हो रहा है, सिर्फ 2 मिनट है। आप ही पूछ लो, आप ही ट्रेन की बात अभी तुम ताई को चुन के ला के दिए, अब पाई को चुन के ला के दो, फिर ट्रेन की बात करेंगे। आप तमाम लोगों के शुक्रिया के साथ आज की ये अहम प्रोग्राम, आज का ये